हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि आप जो यूपीपीएससी जीडीसी का जो मेंस एग्जाम लिखने वाले हो तो उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करोगे, है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे होंगे। हमने चैनल्स को बिल्कुल नहीं देखा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको कंप्लीट चीजें बताएंगे। मतलब 20 से 25 चीजें बताएंगे और वो चीजें आपको फॉलो करना है अगर आपको अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करना है तो। ठीक है, क्लियर है। देखो, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, लेकिन कॉमर्स के अलावा भी आप जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, ठीक है। मतलब आप अगर इंग्लिश से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, हिस्ट्री से हो, हिंदी से हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखना है मैं 20 से 25 हैक्स को बताने वाला हूं, राइट। तो ध्यान रखिए कि करंट एग्जाम पैटर्न रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग ना मींस आपका जो है डिस्क्रिप्टिव या कन्वेंशनल है, ठीक है, जिसके अंदर 20 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, राइट। 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 10 शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है, 80 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 8 मार्क का होगा तो 80 मार्क्स का ये होगा। और इसमें आपको मैक्सिमम 125 वर्ड दिए जाएंगे। वही हम सेक्शन बी की बात करें तो 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा तो टोटल आपका ये 120 नंबर बन जाएगा मैक्सिमम, है ना। और इसके अंदर मैक्सिमम 200 वर्ड आपका अलाउ किया जाएगा, राइट। तो पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की, किस तरीके से आपको एग्जाम लिखना है, मींस राइटिंग किस तरीके से लिखनी है, वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है ना, जहाँ पे हम लोगों ने खुद किया है भाई। जैसे मैं ग्रेजुएशन कर सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, एमबीए कर रहा था, एमकॉम कर रहा था, तो खूब पन्ने भर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा करना ही नहीं है। चैलेंज यहाँ पे है। चैलेंज क्या है, आपको यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट चेक करा जाएगा कि किस तरीके का आपके कंटेंट हो, किस तरीके से आप कंटेंट लिख रहे हो, क्या प्रेजेंट करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या प्रेजेंट करने वाले हो, और उस पे आपकी वर्ड लिमिट क्या है और स्पीड कितनी है। मतलब मैं पूरी बात बताऊंगा, टाइम किस टाइम में, कितने टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है आपको, है ना। मान लेते हैं अगर कि यही चैलेंज है, मतलब नॉलेज आपको चेक करना है, कंटेंट आपको सेलेक्ट करना है, उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी वर्ड लिमिट क्या है और आपकी स्पीड क्या है। मतलब हर चीज मैटर करेगा, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है, तो आपका जवाब किस तरीके से जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट को वर्किंग कैपिटल के बारे में जो कुछ भी आता है ना, सब कुछ नहीं लिखना। उसको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, रिलेवेंट फैक्टर लिखना है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। एक गोल्डन रूल बता देता हूं आपको कि जो पूछा है वही लिखिए, जो आता है वो सब मत लिखो। ये डिस्टिंक्शन आपको समझनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए, यहां पे दूसरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को डायरेक्टिव वर्ड को डिकोड करो, है ना। क्वेश्चन के जो जो भी डायरेक्टिव वर्ड हैं उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। मान लीजिए कॉमर्स में आंसर की स्ट्रक्चर क्वेश्चन के वर्ब से डिसाइड होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन का वर्ड क्या है, मेन मेन वर्ड क्या है। देखो, वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्टिंग्विश या कंपेयर या एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेल्युएट, कमेंट, इलस्ट्रेट, इन्यूमरेट और जस्टिफाई। ये क्वेश्चन के की वर्ड है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। समझ में आ रही बात। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो एग्जैक्ट, आपको घुमाना फिराना नहीं है, आपको एग्जैक्ट आपको मीनिंग पूछा जा रहा है, मीनिंग बता दीजिए और एक सिंपल क्लैरिफिकेशन बता दीजिए। मतलब डेफिनेशन के बाद एक क्लैरिफिकेशन लिख दीजिए। अगर एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप मीनिंग बताइए और हाउ और वाई के कंसेप्ट को भी बताइए। मतलब आपको कंसेप्ट बताने हैं, पॉइंटर्स रखने हैं और एक्सप्लेन भी करना है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब ये होता है, राइट। चलिए, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला गया है, प्रोवर्ब जो है डिस्कस करने का है, तो डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग उसके एस्पेक्ट पे फोकस करना है। क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशन क्या है उसको लिखना है। मतलब उसमें इंट्रोडक्शन आपका जाएगा, उसके अलग अलग एस्पेक्ट जाएगा, डायमेंशन आएगा और पूरी बात मिला के कंक्लूजन क्या बन रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब आपको डिफरेंसेस, मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप डिफरेंसेस वहां पे देखिए, है ना, डिफरेंसेस लिखिए। तो आपको क्या बेसिक मतलब क्या होना चाहिए वहां पे कि आपको एक टेबल बना के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। और लास्ट में वन लाइनर इंटरप्रिटेशन लिख देना, आपको मैं बताऊंगा आगे, राइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन का कीवर्ड जैसे मान लो कंपेयर है, तो कंपेयर मतलब दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं, जो जो भी कंपेयर करना है, तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों को दिखाना पड़ेगा। मतलब एक कंपैरेटिव फॉर्मेट की तरह आपको वहां पे प्रेजेंट करना है, राइट। चलिए, क्वेश्चन में अगर एग्जामिन है तो एग्जामिन का मतलब होता है डिटेल में एनालिसिस करिए आप। आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलेगा, कंसेप्ट आपको लिखने को मिलेगा, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। एनालिसिस मतलब मान लो कंसेप्ट 1 है, कंसेप्ट 2 है, तो दूसरे दोनों में कंपेयर करके एनालाइज करके आपको बताना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद एक आता है वर्ड क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली एग्जामिन में यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, है ना। तो क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जजमेंट देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एडवांटेज जाएगा, डिसएडवांटेजेस जाएगा और पूरा बैलेंस जाएगा, है ना। और कंक्लूजन के साथ आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन है इवेल्युएट, तो इवेल्युएट मतलब वैल्यू या जजमेंट की बात हो रही है ना। उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और वर्डिक्ट क्या है, वो सब आ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद कमेंट आता है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, है ना, आपका क्या कमेंट है, मत क्या है, तो आपको अपने मत को देना पड़ेगा, मतलब एनालिटिकल ओपिनियन आपको देना पड़ेगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग आपकी क्या क्या रीजन है, और उसके बाद दोनों का मिला के कंक्लूजन जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में ध्यान रखना है ये बात को कि जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना वही रिपीट नहीं करना है आपको, समझ में आ रही बात। उसके बाद इलस्ट्रेट की बात करेंगे, तो इलस्ट्रेट में एग्जांपल एक्सपेक्टेड, है ना। इलस्ट्रेट में आपको एग्जांपल दे देना ही पड़ेगा और कंसेप्ट बताना पड़ेगा। इन्यूमरेट की बात करी जा रही है तो पॉइंटर्स में पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको नंबर्ड पॉइंट लिख सकते हो। और आपका आज का क्वेश्चन का प्रोवर्ब है जस्टिफाई। तो आपको इस स्टेटमेंट को, जो भी क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एविडेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा। तो ये जो टेबल है ना उसको अच्छे से इस कीवर्ड को याद करिएगा, ठीक है, क्लियर है। चले, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको कि यहां पे लिखा हुआ है कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच जो है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा आपने, है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में देखो यहां पे हमने क्या देखा था, एक्सप्लेन यहां पे है, तो मीनिंग है, हाउ और वाई है, ठीक है। ये है, मतलब आपको कंसेप्ट देना है, पॉइंट्स देने हैं और एक्सप्लेनेशन यही है। अब देखिए, एक्सप्लेन मोदी गिलानी मेटर, तो यहां पे अब आपको पता है कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो आप तो अलग अलग थ्योरीज होते हैं, तो उसमें उस थ्योरीज के रिलेवेंस अप्रोच है, इरेलेवेंस अप्रोच है। इरेलेवेंस में आपके मोदी गिलानी मेथड आता है, तो वहां पे हमें अजम्पशन बताए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे केवल अजम्पशन लिख दीजिए आप, तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको क्या लिखना है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, मतलब एक्सप्लेन की बात करी गई है और एक्सप्लेन में हमें मीनिंग चाहिए, हाउ और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट। तो यहां पे क्या लिखोगे, उसका मीनिंग, वो क्या कहता है, उसका प्रस्ताव क्या है ना, उसके अजम्पशंस क्या है और उससे इंप्लीकेशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन या इंप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो यहां पे क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ था, हमारे एक्सप्लेन से। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है क्रिटिकली एग्जामिन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, तो यहां पे आपका अप्रोच ही बदल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मीनिंग के साथ उसका मेन प्रस्ताव, मेन प्रोपोजिशन, उसके मेरिट और सिग्निफिकेंस जो भी एडवांटेज है ना या अनरियलिस्टिक अजम्पशन, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरीके से आंसर फ्रेम करना है आपको, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब देखो मेन बात है, हम जैसे 125 वर्ड्स वाले 8 मार्क्स के परफेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होने वाले हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, मान लीजिए कि 8 मार्क का सवाल है, अब इसको 125 शब्दों में लिखना है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे देखने में लग रहा है कि अरे यार 125 है ना, लिख लेंगे, 125 वर्ड वहां पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो 125 दिया गया है, तो स्टूडेंट्स का टारगेट जो होगा आइडियली 115 से 123 वर्ड के आसपास ही होनी चाहिए, ताकि एक्सीडेंटल ओवर शूटिंग ना हो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर में आपको ओपनिंग या डेफिनेशन जो जो भी है 15 से 20 वर्ड में उसको खत्म करिए। उसके बाद जो मेन पार्ट है, कोर बॉडी है ना, कोर बॉडी में आप जो भी समझाना चाहते हैं 80 से 90 शब्दों में उसको मेन बॉडी को लिख लीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम्पल जो होगा रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, तो फॉर्मूला आप लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, अगर रिलेवेंट है तो,
ठीक है, क्लियर है। और कंक्लूजन लास्ट में जरूर लिखा करिए, जरूर लिखा करिए। कंक्लूजन में ध्यान रखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो ऊपर आपने लिखा है उसका कंक्लूजन तो एग्जामिनर ना देख के खुश हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है 125 वर्ड वाले 6 से 7 मिनट मैक्सिमम आपको लगना चाहिए, ठीक है। आपको अवॉइड क्या करना है, जैसे हमने लिखा है कि बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स बिजनेसेस हैव रिक्वायर्ड फाइनेंस। ये बहुत टाइम, ये वेग वेग आंसर है, ऐसा लिखना ही नहीं है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। आपको डायरेक्ट मेन पार्ट से स्टार्ट कर देना है ना, डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। अब देखो ये भी आपका जो है ना डेफिनेशन ही बताएगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा लिख के कहानी लेके डेफिनेशन बता रहा है। आपको कहानी लिखना नहीं है यहाँ पे, है ना, 125 वर्ड का लिमिट है। डायरेक्ट स्टार्ट कर दो कि सर वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू फंड रिक्वायर्ड टू फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये एकदम सटीक है, डायरेक्ट वो तमाचा मार रहा है। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन पे डायरेक्ट वॉर कर रहा है, क्लियर है। अब चौथे ऑप्शन की बात करें, चौथे नंबर पॉइंटर्स की बात करेंगे। चौथा देखो, हम यहां पे जो हमने यहां पे बताया है 125 वर्ड वाला उसका एग्जांपल है। जैसे क्वेश्चन में है एक्सप्लेन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे वीक आंसर क्या हो सकता है। अब यहां पे हम लगे, जैसे कॉलेज में थे ना, हम तो कॉलेज में ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे हमें, अब मेरा जो दोस्त था वो क्या करता था, मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपके अपने फ्रेंड को नाम नहीं बताऊंगा, अपने फ्रेंड की कहानी बता देता हूं कि वो न्यूमेरिकल में भी 30-30 पन्ने भर के आता था। कोई कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसे ही होते हैं कि नंबर दे देते हैं, पास भी हो जाता था वो अलग बात है। लेकिन हमें ये जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। आपको इसमें ये लिखना ही नहीं है। अब वीक आंसर में क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, है ना, इट टेल्स अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ब्ला ब्ला जो भी है ना। ये सब नहीं करना है, क्लियर है। यहां पे जो कंसेप्ट जो है वो वैगली एक्सप्लेन किया गया है, फार्मूला नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, सफिशिएंट पॉइंटर्स नहीं है। अब आपका पॉइंटर्स क्या हो सकता है, डायरेक्ट सॉरी माफ करिएगा, डायरेक्ट हाई स्कोर फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है ऑपरेटिंग लेवरेज का, डायरेक्ट आपको बताना है कि सर ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, कि इट इंडिकेट्स द सेंसिटिविटी ऑफ EBIT टू चेंजेस इन सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। आपको सिंपल आपने क्या बताया, एक डेफिनेशन बता दिया, राइट। अब उसके बाद आपने तो दोनों का फॉर्मूला बता दिया, है ना। आप स्टेटमेंट भी बता सकते हो, दिखा भी सकते हो कि सर सेल्स में से जैसे ही हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया कंट्रीब्यूशन आया, और यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज हम दिखा सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो फाइनेंशियल और कंबाइंड आता है, तो लेकिन ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इनकम स्टेटमेंट पूरा दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट केवल ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट वो टेबल भी बना सकते हो और टेबल से फॉर्मूला बता सकते हो, सर इस तरीके से फॉर्मूला आया है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला आपने जो भी ये बता दिया, है ना। अब उसके बाद उसे फॉर्मूला से के बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां डेफिनेशन आप देखिएगा, पढ़िएगा। फर्म हैविंग अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट हैज हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, कंसिक्वेंटली a small increase in sales produces relatively large increase in EBIT। ये पूरा का पूरा आपको डिफाइन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। यहां पे फॉर्मूला को लेके ही हम डिफाइन किया हमने, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना, एग्जांपल दे दीजिएगा आप, है ना। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, डेफिनेशन भी आपने दे दिया, फॉर्मूला भी नीचे दे दिया था आपने, मैकेनिज्म भी दे दिया था कि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज अगर फर्म का है तो क्या होगा, लो है तो क्या होगा, और न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन भी, ठीक है, एग्जांपल के साथ दे दिया है। तो ये एग्जामिनर देखेगा ना। अब एक बात याद रखो कि जो मेन मेन कीवर्ड है ना, आपको पूरा सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं करना है। मेन अगर कीवर्ड है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे यहां पे हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है, यहां पे हाईलाइट कर दिया है मैंने, समझ में आ रही बात। तो वहां पे डायरेक्ट नजर जाएगा कि हाँ भाई बंदा जो है ना पढ़ा लिखा है, जानता है, समझ में आ रही बात। तो इसी को हम एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर कहते हैं, ठीक है। अब पांचवें नंबर की बात कर रहे हैं। अब ये तो था इससे पहले 125 वर्ड वाले। अब 12 नंबर का हम बता रहे हैं 200 जो वर्ड है उस पर कैसे वर्क किया जाए, 200 वर्ड में हमें लिखना है, ठीक है। चलिए, तो 200 वर्ड वाले में क्या करना है, देखो अब 200 वर्ड है, टारगेट कितना करना है, 185 से 195 वर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन में 20 से 25 वर्ड होना चाहिए, समझ में आ रही बात, क्लियर है। इंट्रोडक्शन में 20 से 25 वर्ड, कंसेप्ट या डेफिनेशन बता रहे हो तो 20 से 30 वर्ड काम चलाएगा, ठीक है। मेन बॉडी जो है वो है आपका अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से पढ़िएगा, 120 से 135-40 मैक्स तक जाना चाहिए,
ठीक है। जहां सफिशियंट हो डायग्राम बनाइए, टेबल दीजिए, फॉर्मूला दीजिए, एग्जांपल बताइए और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, है ना। और कंक्लूजन 15 से 20 शब्दों का होना चाहिए। लेकिन सबसे मेन बात है, फैक्टर है टाइम फ्रेम, है ना। टाइम आपको इसमें 9 से 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली देना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। यहाँ पे 200 वर्ड का है कि क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म। सजेस्टेड आंसर हमने दे दिया है, वर्किंग कैपिटल का हमने पूरा डेफिनेशन लिख दिया, आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है ये लिख दिया, मेजर फैक्टर क्या क्या है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस है, स्केल ऑपरेशन, ऑपरेटिंग साइकिल। देखो मैंने एक एक लाइन में डिफाइन किया है सबको, एक एक लाइन में, कोई वैग आंसर नहीं है, ठीक है, जो भी है। और लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन ध्यान रखना है ये बात कि ये जो इतना बातें हमने लिखा है ना, कंक्लूजन इसमें से रिपीट नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन क्या लिखा है कि दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स प्राइमरली अपॉन द फर्म ऑपरेटिंग साइकिल, साइज, क्रेडिट पॉलिसी एंड नेचर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब इस आंसर की स्ट्रेंथ क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर जो है 10 से 15 सेकंड स्कैन करके उसको इमीडिएटली विजिबल है सब कुछ, है ना। इसमें डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक्सप्लेनेशन भी है और लास्ट में कंक्लूजन भी है। तो इससे भाई खुश हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? देखो ध्यान रखना है इस सब बात को, है ना। अब 7वें पॉइंटर्स की बात करते हैं कि आपको फॉर्मूला जानना है। अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, कॉमर्स से हो, तो आपको फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला क्या है? बेसिकली DFPEC, मतलब स्टूडेंट को इस वे में सिखा सकते हो, निमोनिक्स बोलते हैं इसको। तो डी फॉर याद रखे डेफिनेशन, F फॉर्मूला, P पॉइंट्स, E फॉर एग्जांपल और C फॉर कंक्लूजन। हर क्वेश्चन में पांचों कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट जहां एप्लीकेबल हो वहां यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है एक्सप्लेन करेंट रेशियो, करेंट रेशियो डेफिनेशन दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, तुरंत पॉइंट्स लिख दिए कि लिक्विडिटी असेस करता है और क्रेडिटर के लिए यूजफुल है, एग्जांपल दे दिया और कंक्लूजन दे दिया। समझ में आ रही बात? अब पूरा का पूरा आपका आंसर जो है एनालिटिकल बन गया, राइट। अब आठवां आठवां पॉइंटर क्या है? थ्योरी क्वेश्चन को पैराग्राफ में मत डुबाओ। देखो थ्योरी क्वेश्चन को भी लिखने का ना एक अलग अंदाज होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो थ्योरी क्वेश्चन को ये नहीं कि पैराग्राफ में लिखते जाओ लिखते जाओ। कॉमर्स में या जो भी थ्योरीज क्वेश्चन है, हेडिंग बहुत पावरफुल होते हैं। क्वेश्चन अगर आपका है, मान लीजिए कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो वीक प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, फर्स्ट देयर इज प्लानिंग थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड, ये वो जो भी है ना। पूरे प्योर 200 वर्ड पैराग्राफ आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर वहां क्या करेगा ना, ढूंढता फिरेगा कि यार मैं ये प्लानिंग कहाँ है, ऑर्गेनाइजिंग कहाँ है, स्टाफिंग कहाँ है, मतलब पूरा पैराग्राफ थोड़ी देखेगा, ठीक है। आपको वहां पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। बेटर क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताना है, डायरेक्ट देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इसी में प्लानिंग लिख रहे हो तो एक लाइन में डिफाइन करो, है ना। ऑर्गेनाइजिंग लिख रहे हो एक लाइन में डिफाइन करो, ऐसे, और एक स्मॉल कंक्लूजन दे दो, ठीक है। सेम कंटेंट है जो ऊपर पैराग्राफ में बता रहे थे, लेकिन बेटर मार्क्स पोटेंशियल ये होल्ड करेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हेडिंग कितनी यूज करनी है, ध्यान रखिएगा। हेडिंग अगर आप 125 वर्ड वाले लिख रहे हो, 8 नंबर वाले और 12 नंबर वाले में, 125 वर्ड वाले में 3 से 5 मीनिंगफुल हेडिंग होनी चाहिए, पॉइंट्स इनफ होनी चाहिए। 3 से 5 मीनिंगफुल हेडिंग जो भी है, और 200 वर्ड वाले में 5 से 8 जो है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्रेगमेंटेशन, खुद से हेडिंग पे हेडिंग दिए जा रहे हो, ये नहीं करना है। सर ने बताया हेडिंग करना है, हेडिंग करना है, आपको अपनी वहां पे अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, है ना। हर सेंटेंस के ऊपर हेडिंग लगाना भी जो आंसर को चाइल्डिश बना सकता है, तो ये भी नहीं करना है। समझ में आ रही बात? स्मार्टली प्ले करना है। हर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, हेडिंग आपको बताता है कि हेडिंग ये है, मेन हेडिंग ये है और उसके अंदर का सब पॉइंट्स ये है, ठीक है। क्लियर है? चले अब 10वें नंबर की बात करेंगे कि कीवर्ड को अंडरलाइन करो। मैंने बोला ना कि सारा जो सेंटेंस है उसको अंडरलाइन नहीं करना है, लेकिन जैसे मान लो एग्जांपल है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर को के बारे में बताना है, ठीक है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पता है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि जो भी आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना, जो भी है,
कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या क्रिटिकली एग्जामिन की व्हाट फर्म शुड अडॉप्ट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो आएगा नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर जब बताओगे तो उसमें दो चार चीजें एकदम कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा। जैसे डेट इक्विटी मिक्स आएगा उसका डेफिनेशन में, फाइनेंशियल रिस्क आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल लिवरेज, जो जो भी है। ठीक है, तो ये जो है ना 200 वर्ड में 7 से 10 टेक्निकल वर्ड विजिबली प्रेजेंट है, तो आपका आंसर जो है एकेडमिकली स्ट्रांग दिखता है। ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको अंडरलाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। चले, अब फॉर्मूला देखो, ये कॉमर्स स्टूडेंट के विपन्स होते हैं, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें फॉर्मूला है, तो वो एक हथियार होता है। ठीक है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जामिनर का जो अटेंशन है अपनी तरफ खींच सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, जो जो भी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा अगर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है तब। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और फॉर्मूला लगे घुसाने। समझ में आ रही बात। फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अकाउंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंदर फॉर्मूला लिखो, कोई मना नहीं कर रहा है। फॉर्मूला लिखने के भी अपने एडवांटेज होते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखता है, वर्ड बचाते हैं, और आंसर जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए ध्यान रखिएगा। अब डायग्राम और फ्लो चार्ट में ध्यान रखिए, इसको यूज करना है आपको। डायग्राम और फ्लो चार्ट जो भी है, या ग्राफ है, उसको यूज करना है। समझ में आ रही बात। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये फ्लो चार्ट जरूर से जरूर यूज करना है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे नीचे वीडियो के कैसा लगा आपका वीडियो, और मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के इस तरीके से, और लिखना भी सिखा दूंगा कैसे लिखना है। राइट, चलिए। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये एक प्रॉपर फ्लो चार्ट हो गया। वर्किंग कैपिटल साइकिल से सवाल पूछा जा रहा है, तो कैश, फिर रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक अपना फ्लो चार्ट होल्ड करता है। मैन पावर प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, इंडेक्शन है, ओरिएंटेशन है। राइट, फिर से कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, हो गया मार्केटिंग से, तो इसका अपना एक फ्लो चार्ट है। समझ में आ रही बात, मतलब पूरा का पूरा। अब जैसे ये फ्लो चार्ट वाले हो गए सारे बात, है ना। अब मान लीजिए कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड पूछा जा रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे करोगे। लॉ ऑफ डिमांड डेफिनेशन लिखोगे, टेबल बनाओगे, टेबल के थ्रू ग्राफ बनाओगे, और उसका इंटरप्रिटेशन लिखोगे। तो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपको पता चलेगा, है ना, एग्जामिनर को, हाँ यार क्या बढ़िया बेहतरीन करके दिखाया है। मतलब आपको प्रॉपर दिख रहा है कि इनवर्स रिलेशन भी दिख जा रहा है, प्राइस और क्वांटिटी में, ग्राफ भी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इंटरप्रिटेशन भी है। तो आपका और निखर के आएगा। नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड तो हम ऐसे भी बता सकते हैं आपको कि पैराग्राफ पैराग्राफ में बता सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पैराग्राफ आप यूज कर रहे थे यूनिवर्सिटी लेवल पे। समझ में आ रही बात, पढ़ते थे तब यूनिवर्सिटी में, अब पढ़ाने जा रहे हो यूनिवर्सिटी में। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिफरेंस वाले क्वेश्चन का बेस्ट फॉर्मेट बेस्ट फॉर्मेट देख लीजिए। डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मान लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको डिफरेंशिएट के पॉइंटर लिख लेने हैं, वो बेसिस हो गया, ऑब्जेक्टिव, यूजर, नेचर, रेगुलेशन और टाइम पीरियड, है ना। तो दोनों के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस तो लिख देना, लास्ट में एक इंटरप्रिटेशन जरूर लिख देना, है ना, कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी डिफरेंसेस हमने दे दिए हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी डिफिनेशन दे दिए हैं, है ना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस कर रहा है रिपोर्टिंग पे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सपोर्ट कर रहा है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पे। तो इससे क्या हो गया, हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, है ना। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है हाई डेंसिटी होल्ड कर रहा है, लेकिन आपने वर्ड को लो रखा है। समझ में आ रही बात। चलिए, अब एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिटिकली एग्जामिन, जो हमने डिफरेंशिएट बारे में बताया था, है ना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। स्टूडेंट को हमने क्या बताया कि ये सपोज करता है स्टूडेंट कि लग रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। ये गलत है। क्रिटिकल का मतलब होता है बैलेंस असेसमेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, उसके बाद कंक्लूजन। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड थ्योरीज, है ना। तो आपका ये जो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में थ्योरी होनी चाहिए, उसके बेसिक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा आर्ग्यूमेंट का इंपॉर्टेंस कि क्यों ये थ्योरी को लाया गया। जैसे
मोदी गिलानी है और गॉर्डन मॉडल है, ठीक है, वॉल्टर्स मॉडल गॉर्डन मॉडल है। तो वो तो रिलेवेंस मॉडल है, वो तो बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं कि डिविडेंड जरूरी होता है, लेकिन इन्होंने बोला डिविडेंड जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्यों मैटर करता है, ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है, राइट, इसका एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जांपल भी दे सकते हो, है ना। और बैलेंस्ड कंक्लूजन ये लिख सकते हो कि देखिए नाइदर एक तरीके से आपको एक चीजों पे स्टक नहीं रहना है ना, कि जो मोदी गिलानी थ्योरी वो बेस्ट है या मोदी गिलानी थ्योरी वो बेकार है, एकदम एक चीजों पे कभी अटकना नहीं है। समझ में आ रही बात। बैलेंस कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप दोनों तरफा दोनों पॉइंटर को रख तो रहे हो, लेकिन लिख भी रहे हो कि देखिए सर नाइदर थ्योरी इज कंप्लीटली करेक्ट और नॉर कंप्लीटली इनकरेक्ट, ठीक है। तो इससे समझ में आपने आपने अपने बातों को भी रख दिया और किसी चीज को आपने गलत भी नहीं ठहराया, सही भी नहीं ठहराया, ठीक है, आपके ऊपर है, आप समझ जाइए, समझदार तो हो ही आप, है ना। चलिए उसके बाद जैसे हमने एग्जांपल दिया है, देखिए क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको आंसर इसी रफली इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होता है, एग्जामिनर को पता नहीं है वहां पे ट्रेडिशनल में क्या होता है, मॉडर्न में क्या होता है, तो ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या होता है ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। अब कोर प्रोपोजिशन, उसका मेन प्रस्ताव क्या है, ट्रेडिशनल में कौन कौन से थ्योरी आते हैं, अब ये भी बताना पड़ेगा ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपोजिशन बता दिया, मेन प्रोपोजिशन बता दिया, उसके बाद उसकी मेरिट बता दिया, डिमेरिट बता दिया, और लास्ट में कंक्लूजन बता दिया। तो आप इसमें नोटिस करोगे तो आप अपना जो नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से वहां प्रेजेंट कर दिया आपने, है ना। इंट्रोडक्शन हो गया, आपको मेन वहां पे थ्योरी जो है वो हो गया, मेरिट हो गई, डिमेरिट हो गई, कंक्लूजन, तो पूरा का पूरा आपने जजमेंट दे दिया। दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड योर लाइक क्रिटिकल एग्जामिनेशन, राइट। चलिए उसके बाद देखो न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका पूरा का पूरा अप्रोच बदल जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे, आपका फॉर्मेट जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लिखोगे, गिवन है, फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूशन है, कैलकुलेशन और फाइनल आंसर, ठीक है। अब एग्जांपल है, जैसे करंट असेट है 6 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट, इस तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, तो आपको करंट रेशियो पूछा जा रहा है, तो करंट रेशियो आपने फॉर्मूला लिख लिया, करंट रेशियो अपन करंट लायबिलिटी आपने 2:1 का दे दिया, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन जरूर देना कि इस 2:1 का मतलब क्या है ना। तो मतलब ये है, द फर्म हैज ₹2 ऑफ करंट एसेट फॉर एवरी ₹1 ऑफ करंट लायबिलिटी। तो ये लास्ट का जो इंटरप्रिटेशन रहेगा ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसका धागा खोल देगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो एक अच्छा, एक बात और, मान लो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग न्यूमेरिकल है, तो जो मेन सॉल्यूशन होगा उसके नीचे सॉल्यूशन मान लो यहां दे रहे हो, ये सॉल्यूशन है, उसके नीचे 1 2 3 जो भी वर्किंग नोट्स होंगे, वर्किंग नोट जरूर देना देना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट देना मत भूलना। समझ में आ रही बात, क्लियर है। वर्किंग नोट्स को रैंडम मार्जिन कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है, स्ट्रक्चर्ड वर्किंग एग्जामिनर को पार्शियल मार्क्स देने में हेल्प करता है। आपको स्ट्रक्चर्ड रखना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1 में मैंने ये किया है, 2 में ये किया है, 3 में ये किया है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। उसके बाद 18th नंबर में है, मान लीजिए कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल का मतलब क्या होता है, एग्जांपल मैंडेटरी है ना। एग्जांपल, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए, सॉरी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वर्ड, ये क्वेश्चन है ना। तो अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेशन और डिग्री लिख दिया तो आपने एग्जांपल ही नहीं दिया, तो क्वेश्चन कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना। आप अगर कॉमर्स से है लिख रहे हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है ना, ये बेसिकली बेसिकली डेफिनेशन होता है। समझ में आ रही बात। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हो तो अलग अलग जो सेगमेंट है, अलग अलग एस्पेक्ट है, मार्केट सेगमेंटेशन, लग्जरी वर्सेज बजटरी कस्टमर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, स्कीमिंग क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये कंसेप्ट बताओगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है।
उसके बाद आपको डिग्रीज बताने हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ना, आपको किसने दिया है वो सब बताना है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट अपनी तरीके से लिखना है, वन लाइनर होनी चाहिए। आप उसी एक लाइन में, एक से डेढ़ लाइन, दो लाइन मैक्सिमम होना चाहिए, उसी एक दो लाइन में अपने कंसेप्ट को भी लिखा है ना, और समझा भी दिया कि इस तरीके से होता है, स्टोरी नहीं लिखनी है। समझ में आ रही बात। उसके बाद स्कॉलर या थ्योरीज के नेम नेम जो है, मान लीजिए कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स ऑडिट है ना, तो उसमें अलग अलग जो स्कॉलर्स के नाम लिखोगे ना, कंट्रीब्यूटर के नाम लिखोगे, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैनेजमेंट में डेफिनेशन लिख दिया, डेफिनेशन में पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट को तो करोगे, तो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जब दोगे तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, है ना, मैनेजमेंट ये होता है। तो आप जब ये देते हो ना तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो अपने आंसर को, ठीक है। फाइनेंस के अंदर ध्यान रख दीजिएगा। अगर ध्यान रखिए अगर नहीं आ रहा है स्कॉलर का नाम तो आप उसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए। लेकिन फालतू का, आपने सर बताया है कि स्कॉलर का नाम लिखना ही है, फालतूगिरी नहीं करनी है। समझ में आ रही बात। रॉन्ग स्कॉलर लिखने से बेटर है स्कॉलर को छोड़ दो, एकदम मत लिखो, डायरेक्ट आप आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कॉमर्स आंसर को आपको प्रोफेसर लेवल कैसे दिखाना है ना। एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन में लिख लिया व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल तुरंत क्या लिख दिया, वर्किंग कैपिटल मींस मनी रिक्वायर्ड इन बिजनेस, ये वो, है ना, ये नहीं करना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन लिखिए आप, ठीक है, क्या डेफिनेशन है प्रॉपर। उसके बाद जितना टेक्निकल टर्म्स को है आप यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, लिक्विडिटी, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, ये वो। समझ में आ रही बात। तो ये जो सब्जेक्ट के जो भी कीवर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो मार्क्स को जनरेट करते हैं, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन क्या कैसे लिखना चाहिए आपको, है ना। इंट्रोडक्शन ध्यान रखिए फैंसी नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन सिंपल रखिए। अगर डेफिनेशन पूछा जा रहा है तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस अ फॉर्म लॉन्ग टर्म असेट, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड जो डेफिनेशन है इस तरीके से लिखा जाएगा कि लिवरेज एक्सप्लेन हाउ फिक्स्ड कॉस्ट मैग्नीफाई चेंज इन अर्निंग ऑफ फॉर्म। और थ्योरी बेस्ड है तो अकॉर्डिंग टू ये वो, है ना, इस तरीके से। अगर कंक्लूजन लिख रहे हो, ठीक है, तो कंक्लूजन में ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऊपर लिखा है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन में आपके जजमेंट जरूर इंक्लूड होगा, सिग्निफिकेंस इंक्लूड होगा या सिंथेसिस इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो कोई भी जैसे क्वेश्चन है उसका कंक्लूजन लिख रहे हो तो 10 से स्टार्ट करो कि 10 एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वो, ठीक है। देयरफॉर 10 ये जरूर करके ये लिखना है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब देखो इन दोनों का डिफरेंस समझ लेना कि 125 और 200 वर्ड का डिफरेंस, ठीक है। अगर 125 वर्ड का है, 200 वर्ड का है, तो आपको ये 125 वाले 8 मार्क देगा और 200 वर्ड जो है 12 मार्क देगा। इंट्रो जो है 1 से 2 लाइन में इसका होना चाहिए और इसका इंट्रो 2 से 3 लाइन में। जो मेन पॉइंट है 4 से 6 में इसका लिखो 125 वाले का, और 6 से 9 लाइन में 200 वर्ड वाले का। एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, इसका मॉडरेट एक्सप्लेनेशन रख सकते हो। एग्जाम्पल इसका 125 वाले का एक लाइन में 1 से 2 रिलेवेंट एग्जाम्पल होनी चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो यहाँ 125 वाले का लिमिटेड रखना, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो तो जितना पूछा जाए उतना ही कर सकते हो। कंक्लूजन यहाँ पे एक लाइन में 125 वाले और 1 से 2 लाइन में 200 वर्ड वाले। सजेस्टेड टाइम बताया जा रहा है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा 6 से 7 मिनट में 125 वर्ड वाले का लेना है आपको, 6 से 7 एक क्वेश्चन का, है ना। और 200 वर्ड वाले का आपको लेना है 9 से 10 मिनट। समझ में आ रही बात। अब टाइम मैनेजमेंट का हिसाब देख लेते हैं। टोटल आपको 180 मिनट दिए जाएंगे, टोटल क्वेश्चन 20 होंगे, ठीक है। तो मतलब एवरेज आपको पर क्वेश्चन 9 मिनट लेना है पर क्वेश्चन, एवरेज, चाहे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज आपको 9 मिनट लेना है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, जब पेपर मिलेगा आपका, है ना, तो पहला 5 मिनट आराम से लंबी सांस लो, पेपर स्कैन करो, मेंटल प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया गया है कि इस तरीके से, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप प्रायोरिटाइज कर लो, कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन आपको ये है फिक्स है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस वे में करना है, तो आपको आराम से लंबी सांस लेना है ना। 5 मिनट पहले क्वेश्चन को देखो। अब देखो
10 इंटू 125 वर्ड आंसर है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको 65 मिनट ले लेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये रहेगा, 10 क्वेश्चन ये रहेगा 200 नंबर वाले का, तो ये 100 मिनट आपको ले लेगा टोटल। टोटल आपको 165 मिनट। ठीक है, लास्ट के कुछ जो भी 10 मिनट मिलेंगे, 10 से 15 मिनट, है ना, वो कंप्लीशन, क्वेश्चन नंबरिंग और मिस्ड पोर्शन चेक करने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, रूल सिंपल रखिएगा कि आपका 125 वर्ड आंसर है, 6 से 7 मिनट का होना चाहिए, है ना। 200 वर्ड आंसर है तो 9 से 10 मिनट का होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर एक 12 मार्क्स आंसर पर आपने 16 नंबर लगा दिए, 16 मिनट लगा दिए, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा छूट सकता है आपका। ये पूरा का पूरा रूल है ना। अब क्वेश्चन का अटेम्प्ट सीक्वेंस देख लीजिए कि अगर पेपर इंस्ट्रक्शन फ्रीडम देता है तो स्टूडेंट को सेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर पहले अटेम्प्ट करना यूजफुल हो सकता है। ठीक है, मान लो हमने जैसे बोला कि क्वेश्चन आपको फिक्स है कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम पहले करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, तो आप तीसरे को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो तो तीसरा क्वेश्चन पहले लिखना है एकदम अच्छे से, जिस तरीके से बताया हमने, है ना। उसके बाद जो जो भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन फिक्स है तो 1 2 ऐसे करके लिखोगे। हालांकि हम, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्वेश्चन जो भी आपको आ रहा है पहले वो लिखना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर को बेसिकली, आप एग्जामिनर क्या चाहता है वो परोसो आप। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि आप क्या चाहते हो आप उसको परोसो, एग्जामिनर क्या चाहता है वो परोसना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हमारे वो है। वर्ड लिमिट आपको सीरियसली लेना है, ध्यान रखिएगा। लास्ट बेस्ट प्रैक्टिस में बता रहा हूं कि 125 लिमिट है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 115 से 123 में खत्म करना है, और 200 वर्ड लिमिट है तो आपको 185 से 195 वर्ड टारगेट रखना है, इसी के अंदर खत्म करना है। ये आपको प्लीज 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 रखना है दिमाग में, है ना। और भी आपको चाहिए कि कॉमर्स में सर हमें आंसर प्रैक्टिस करा दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीक से आपको कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा। किस तरीके से आपने लिखा है वो हम बता देंगे आपको। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको चाहिए कि हाँ सर अलग सेशन आना चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और रक्षाबंधन सेल चल रहा है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यूपी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है, या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, 2 दिन का सेल है, 5,000 रुपए में आपको कोर्स दिया जा रहा है। कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है। ठीक है, इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम होगा, वहां पे ज्वाइन जरूर कर लेना। धन्यवाद।